Good evening. You all welcome to your online platform Sales classes and very thank you to all those who have connected me with live. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। राधे राधे, हर हर महादेव, सभी भगवान की जय हो। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा था। मैं आपको पढ़ा रहा था टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया असर्टिव सेंटेंस कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो मैंने आपको ये बताया कि असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें स्टेटमेंट होता है, जिसमें स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट हमारे दो प्रकार के, एक हमारा स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव, एक हमारा स्टेटमेंट होता है निगेटिव। फिर हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाया था कि हम ये जो असर्टिव सेंटेंस हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसी स्टेटमेंट के आधार पर सेंटेंस भी दो प्रकार के हो जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग एक नाम और देते हैं, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसी को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग सकारात्मक कहते हैं और इसको हिंदी में नकारात्मक। फिर इसमें मैंने आपको एक छोटा सा कुछ बात बताया था, नो, नॉट और नेबर में डिफरेंस। नो, नॉट, नेबर में डिफरेंस। ठीक, मैंने अंतर बताया कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। अब आज इसी के आगे हम लोगों को चलना है और आज जो हमारा पहला टाइप सेंटेंस है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, जो प्रश्नवाचक वाक्य है हम लोग किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि दो तरह की बात है। जैसे अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, जैसे आपको किसी से आपको प्रश्न पूछना हो, या आपको कोई जानकारी प्राप्त करना हो, प्रश्न पूछना हो या आपको जानकारी प्राप्त करना, तो इन्हीं को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं मुझे आप लोगों से किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है या मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना है। तो प्रश्न पूछने के लिए और जो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रश्न पूछने या जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस स्टेटमेंट की बात करेंगे उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर होता क्या है, प्रश्न पूछने के लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं और जानकारी के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपसे किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन लूँ या मैं आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन करूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा तो मैं आपसे आस्क करूँगा, अगर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लूँगा तो मैं आपसे इंक्वायर करूँगा, मैं आपसे इंक्वायर करूँगा। अगर मैं आपसे आस्क करूँगा तो आप मुझे आंसर देंगे,
आप मुझे आंसर देंगे। अगर मैं आपसे इंक्वायर करूँगा तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे, आप मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वे वाक्य जिनके द्वारा क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन का भाव व्यक्त होता है उन्हें हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनके अंतर्गत कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन मतलब आस्क और इंक्वायर मतलब इन्फॉर्मेशन, और आस्क मतलब आप आंसर देंगे और इंक्वायर मतलब आप रिप्लाई। इसीलिए देखिए जब एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर नंबर, तो क्वेश्चन आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन का रिलेशन आंसर से है और इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई से। तो इसको आप ऐसे बना लेंगे। इसके बाद कुछ बातें हैं जो आपको समझना है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी ये जो आपका सेंटेंस है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहले को हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस, पहले को हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस और WH वर्ड टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस का मतलब है कि जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस, और WH वर्ड सेंटेंस हम उन्हें बोलते हैं जिनका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, उन्हें हम बोलते हैं WH वर्ड टाइप सेंटेंस। या साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत आप ऑक्सिलरी वर्ब से करते हैं उन्हें हम यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, और जिनकी शुरुआत हम WH वर्ड से कहते हैं उन्हें हम WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी जवाब, बिल्कुल व्यवहारिक रिप्लाई समझिए, जिनका जवाब आप यस नो में देंगे वो यस नो टाइप सेंटेंस होगा, जिनका जवाब आप यस नो में देंगे वो यस नो टाइप सेंटेंस होगा, जिनका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते वे आपके WH वर्ड टाइप सेंटेंस होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या आप पढ़ते हैं तो आप कहेंगे यस, या आप क्या कहेंगे नो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या पढ़ते हैं तो आप क्या कहेंगे यस, यस तो नहीं कहेंगे। मैं आपसे कहूं कि आप क्या पढ़ते हैं तो आप कहेंगे यस, तो आप कहेंगे ना मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं रीजनिंग पढ़ता हूं, मैं गणित पढ़ता हूं, मैं इतिहास पढ़ता हूं, भूगोल पढ़ता हूं, संस्कृत पढ़ता हूं, हिंदी पढ़ता हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ता हूं, तो आप ये बताएंगे। तो ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत यस नो यानी जिनकी, हाँ, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती हैं उन्हें यस नो टाइप सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है उन्हें WH वर्ड सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे वाक्य का जवाब आप यस नो में दे सकते हैं और ऐसे वाक्यों का जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते। ठीक है ना। अब इसमें देखिए होता क्या है, इनका स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब। क्या लगाना है? मेन वर्ब। इसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद शेष जो कुछ भी आए लास्ट में। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है यस नो टाइप सेंटेंस। ये आपका क्या है? यस नो टाइप सेंटेंस। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे WH वर्ड कौन होता है, तो WH वर्ड क्या होता है कि आप इसी के पहले WH वर्ड लगा दीजिए। यस नो और WH वर्ड में कोई खास अंतर नहीं है। आप ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करेंगे तो यस नो टाइप सेंटेंस है, और आप इसी के ठीक पहले, आप इसी के ठीक पहले WH वर्ड लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप WH वर्ड लगा दीजिए, WH वर्ड लगाने के बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब। मैं ऑक्सिलरी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ AB, इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। और इसके बाद सेम स्ट्रक्चर आपका क्या आना है? सब्जेक्ट। फिर आपको क्या लगाना है? MB। MB मतलब मेन वर्ब। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। अगर इस फॉर्मेट को आप लगा देंगे तो आपका जो सेंटेंस बनना है वो सेंटेंस बनेगा WH वर्ड टाइप सेंटेंस।
तो मैं आपसे कहूँ यस नो और WH वर्ड में किस बात का अंतर है, तो आप एक शब्द मुझसे बोलेंगे, बस एक शब्द बोलेंगे कि जहाँ आप WH वर्ड लगा देंगे वो WH वर्ड टाइप सेंटेंस है, और जहाँ आप WH वर्ड नहीं लगाएंगे वो आपका यस नो टाइप सेंटेंस है। ठीक, अब बात आती है कि WH वर्ड टाइप सेंटेंस में क्या क्या आता है, तो आप ऐसे नीचे करके लिख लीजिएगा WH वर्ड टाइप सेंटेंस में क्या क्या आता है। हु, whom, WH वर्ड में कौन कौन आता है, हु, whom, whose, which, what, when, where, why, हाउ। अब हाउ से तो आप कुछ भी बना दीजिए, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब आ जाएंगे। तो जहाँ इनमें से कोई भी वर्ड अगर लग गया तो आपका WH वर्ड, और नहीं तो यस नो टाइप सेंटेंस। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब आगे इसको देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं ये कहूँ, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहीं पर मैं आपसे ये कहूँ, व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो अब इसका जवाब आप देखिए यस नो में दे सकते हैं। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, यस नो टाइप। मैं आपसे पूछूं आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप जवाब दे देंगे यस, या आप बोलेंगे नो, नहीं। तो यस नो टाइप। और इसकी शुरुआत किससे हुई, ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपने पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, तो प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, आप क्या पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो क्या पढ़ रहे हैं, WH वर्ड आ गया, तो इस सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे, WH वर्ड टाइप सेंटेंस, WH वर्ड टाइप सेंटेंस। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, यस नो टाइप है। अब जैसे मैं कहूँ, वाई डू यू नो मी, आप मुझे क्यों जानते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, WH वर्ड टाइप सेंटेंस हो गया। ठीक, अब आगे इसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, नोट करके आप लिखेंगे, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ये जो नॉट आप लगाएंगे, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, तो नॉट आपको कहाँ लगाना है, नॉट आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद, यहाँ, यहाँ सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और एक इसमें थोड़ा सा एडवांस बात है जो आपको अब नए में जानना है। एडवांस बात क्या है, ये नोट का पहला पॉइंट है, नोट का दूसरा,
यदि यदि नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिखा जाए, यदि नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिखा जाए तो इसे हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, ये थोड़ा एडवांस बात मैं आपको बता रहा हूँ। यदि नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिखा जाए तो इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये होता है, जैसे आर नॉट के साथ आए तो आप इसे लिख दीजिए आरंट। जैसे डू नॉट को आप कैसे लिखेंगे, डोंट। आप इज नॉट को कैसे लिखेंगे, इजंट। जैसे आप बिल नॉट को क्या लिखेंगे, वांट। जैसे आप कैन नॉट को क्या लिखेंगे, कांट। तो ये जो क्रिया का, जिसे आप लोग एब्रिविएशन कहते हैं, संक्षिप्त, ये संक्षिप्त नहीं होता। संक्षिप्त रूप उसे कहते हैं, जैसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहते हैं डीएम, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं पीएम, चीफ मिनिस्टर को कहते हैं सीएम। ठीक है ना। जैसे मेरा नाम मान लेते धीरेन्द्र यादव है तो आप मुझे कह दीजिए डीवाई। तो ये एब्रिविएशन है। ये एब्रिविएशन थोड़ी है कि हमने डू नॉट का डी और एन लेकर हमने कहा डीएन। हमने तो इसको डोंट लिखा, इजंट लिखा, आरंट, हैवेंट, कांट, कुडंट, हैजेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसे कहा जाता है। ठीक, इसे कभी एब्रिविएशन नहीं बोलेंगे। तो अगर कभी भी नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिखा गया तो नॉट हमेशा कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा। लेकिन नॉट पहले आएगा तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जाएगा। इस बात का ध्यान आपको देना है। कैसे, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये सेंटेंस है। अब अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे आर यू नॉट रीडिंग, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये ठीक है। अगर यहीं पर आपको नॉट को पहले लेना हो तो आप ऐसे लिखिए, आप सीधे लिख दीजिए आरंट यू रीडिंग, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक तरीका ये है। तो ये दोनों तरीके आपके सही हैं। लेकिन आप कहिए कि हम आर नॉट को पहले लिख दें, ऐसे आर नॉट यू रीडिंग, तो ध्यान रखिएगा फिर ये सेंटेंस आपका गलत होगा। ये गलत होगा। नॉट कभी पहले आएगा तो फुल फॉर्म में आपको नहीं लिखना पड़ेगा। या अगर फुल फॉर्म में नॉट को पूरा लिखना है, मतलब पूरा फुल कंप्लीट, तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद ले जाओ आप। लेकिन अगर नॉट को एब्रीविएट करना है, पहले लिखना है, तो आपको फिर पहले ही से लिखना पड़ेगा। तो आरंट यू रीडिंग या आर यू नॉट रीडिंग सही है, लेकिन आर नॉट यू रीडिंग आपका सही नहीं होगा। मतलब सेम ये कॉन्सेप्ट यस नो टाइप के साथ भी लगेगा और सेम ये कॉन्सेप्ट डब्ल्यू एच वर्ड के साथ भी लगेगा। यहाँ बात क्लियर हुई। ठीक, चलिए अब जैसे हम कोई डब्ल्यू एच वर्ड का उदाहरण ले लें। जैसे इमेजिन करिए मैं आपसे कहूँ वाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, अब मुझे पूछना है कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं क्या लिखूँगा, वाई आर नॉट यू रीडिंग। तो देखिए हमने क्या किया, गलत कर दिया ना। अगर नॉट को अगर नॉट को आपको पहले लिख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तो इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखिए। ये गलत बात होती है। तो या तो आप इसको एक ऐसे काम करिए, वाई आर यू नॉट, यहाँ कर दीजिए वाई आर यू नॉट रीडिंग, आप ऐसे कर दीजिए। ठीक,
एक विकल्प ये है। और या तो एक काम करिए, इसको ऐसे कर दीजिए ना, वाई आरंट यू रीडिंग, वाई आरंट यू रीडिंग, ऐसे कर दीजिए, वाई आरंट यू रीडिंग। यहां तक बात क्लियर हुआ आपका? चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप सब लोग दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं और सब लोगों को समझ में भी आ रहा है। ठीक, गुड। अब जैसे मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, फ्यूचर टेंस में देता हूँ। जैसे मैं ये कहूँ, व्हेन विल यू नॉट, व्हेन विल यू नॉट डू इट अगेन, तुम इसे पुनः कब नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब कब वो दिन आएगा जब तुम इस काम को दोबारा नहीं करोगे। तो हमने नॉट कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के बाद। अब यहीं पर अगर मैं चाहूँ तो नॉट को क्या करूँ, पहले ले लूँगा। तो पहले करूँगा तो फिर विल नॉट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वांट, वाई वांट यू डू इट अगेन। फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, सही आपके दोनों हैं, बस ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है और वहाँ आपका कंप्लीट फॉर्म में है। बात क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हमारा जो अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य ये होते क्या हैं, देखिए, वे वाक्य जिनके द्वारा सलाह, सुझाव, आदेश, निर्देश, निवेदन, ठीक है, सलाह, सुझाव, आदेश, निर्देश, निवेदन। ठीक, तो वे वाक्य जिनके द्वारा सलाह, सुझाव, आदेश, निर्देश, निवेदन इत्यादि का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है दो प्रकार के, जरा इनको हम लोग समझते हैं। एक होता है वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, एक होता है वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य जिनकी शुरुआत किससे करते हैं आप, वर्ब से। वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य,
और दूसरा होता है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ठीक, एक की शुरुआत वर्ब से होगी और एक की शुरुआत लेट से होगी। ठीक, अब बात आती है कि इनके बारे में क्या डिटेल है, वर्ब वाले और लेट वाले। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आप सब लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ओके कर दीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। कोई फोर्स नहीं है, यदि अच्छा लग रहा हो तो। ठीक, इसके बाद देखिए हमें जो पहला हेडिंग बनाना है, वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब देखिए वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य कौन कौन। कोई भी सेंटेंस जिनकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब से। अब कौन सा वर्ब, देखिए यहाँ वर्ब का मतलब है कि ऐसे वाक्य की जो शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है, मेन वर्ब से। ऐसे वाक्यों की स्टार्टिंग किससे होगी, मेन वर्ब से। जैसे मैं आपसे कहूँ डू इट, इसे करो। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ गो आउट, बाहर जाओ। जैसे मैं आपसे कहूँ हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास करो। तो डू इट अपने आप में क्या है, आपने ऑर्डर किया। ठीक, गो आउट, बाहर जाओ, आपने क्या किया, ऑर्डर किया। हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद कर दो प्लीज, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट, आपने क्या किया, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो, दूसरे पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा। आसमान में उड़ता वही है जिसके अपने हौसलों में जान और अपने पंखों पर भरोसा होती है। तो ये अपने आप में क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ, ये क्या है, एडवाइस। ठीक, तो ऐसे जितने सेंटेंस हैं ये सब आपके इम्पेरेटिव हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा। प्रश्न ये आएगा कि सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है। अमूमन सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, सेंटेंस से ही आता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो वाक्य की शुरुआत किससे है, मेन वर्ब से है, तो आप कहेंगे क्या फिर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिना डूअर के एक्शन हो ही नहीं सकता। भाई जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अब अगर मैं ही नहीं हूँ तो पढ़ा कौन रहा है। तो एक्शन है तो डूअर ज़रूर होगा, और डूअर है तो वो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। ये स्वाभाविक सी बात है कि डूअर है तो एक्शन होगा और एक्शन है तो डूअर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डूअर है एक्शन नहीं और एक्शन है डूअर नहीं। ठीक है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मेन वर्ब से शुरुआत है तो फिर बात आती है कि यहाँ सब्जेक्ट कहाँ गया। तो यहाँ का सब्जेक्ट कहाँ गया ये ध्यान रखिएगा। तो नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखना है कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। तो आपका एक अगला प्रश्न हो सकता है कि भैया आखिर यू ही क्यों छिपा रहता है, यू ही क्यों छिपा रहता है, कोई और क्यों नहीं छिपा रह सकता।
तो क्यों यू छुपा रहता है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको चलिए बता देता हूँ, ठीक है ना। घूमरगंज नहीं है, धूमनगंज है। नायब त्रिपाठी धूमन है, धूमनगंज थाना। ये बात आप समझ गए। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यू छिपा रहता है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि क्यों यू छिपा रहता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जितने लोग पढ़ रहे हैं बहुत सावधानी से ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है ना, बहुत ईमानदारी से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी करिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, अखिलेश ब्लॉक करवा दूँ कि ब्लॉक करवा देते, कोई मतलब नहीं है, मैं डिस्टर्ब हूँ आपको पढ़ाने के लिए। देखिए आप हमारे यहाँ पढ़िए और नौकरी ना मिले तो बाद में आपको यार मैंने इनसे पढ़ा, मुझे अंग्रेजी नहीं आई, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा आप ये कह दीजिएगा ना कि मैं इनसे पढ़ा ही नहीं हूँ, तो कम से कम ये तो पता रहेगा यार, चलो जाने दो। तो मेरा उद्देश्य होता है क्लास में 10 बच्चे हों, बट 10 में कम से कम कोशिश हो कि अधिकतम कम से कम 5 प्लस तो सेलेक्ट हो जाए ना, तो मेहनत हो जाए। तो आप लोग भी ना थोड़ा सा पढ़ने पर फोकस करिए, ये चीज़ें नहीं हैं। आप मेरे बारे में जानते हैं ना, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ ना, तो मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ, एडवांस कर देता हूँ, कोई नीड ही नहीं है भाई। देखिए लोग कहते हैं ना, कहो उसी से जो कहे ना किसी से, दे दो उसी से, दो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। जैसे आपके पास कौन व्यक्ति आता है, तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति अभाव में आता है तो आप उसकी मदद करिए, भूखा है भोजन दीजिए। अब जैसे कोई भूखा आदमी आपके पास आए तो आप कहो नहीं नहीं, तो भूखा आदमी को भोजन देंगे कि भजन देंगे, कहेंगे नहीं तुम भूखे हो भजन सुनो, बाबा रामदेव आए हैं। तो भाई वो भजन क्या करेगा, भूखे आदमी को यार खाना दे दो आप, जूठा खाना ही दे दो आप, ठीक है। अब पता चला आप जूठा खाना भी नहीं दे सकते। अगर आदमी अभाव में आया है तो मदद करिए, अगर आदमी आपके प्रभाव में आया है ना तो उसे ज्ञान दीजिए। तो आप मेरे साथ ज्ञान के लिए आए हैं ना, प्रभाव से आए हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी आए हैं। पूरा जीवन ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि सब ऐसे क्या होते हैं, सब बीत गया टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है मैंने पीछे पढ़ाया है, आप उसमें जाकर देख लीजिए। और नहीं तो अभी वर्ब चैप्टर यहीं पढ़ाऊँगा तो ऑक्सिलरी फिर आएगा बहन, वहाँ मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है ना। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप यहाँ पर चीज़ों को समझा करिए। जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लेते हैं कि मैं वर्ब पढ़ाऊँ तो आप हमसे पूछो ऑब्जेक्ट क्या है, जब मैं ऑब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो आप मुझसे पूछो सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप नियम बना लीजिए हम आपके अकॉर्डिंग चल लें, या आप नियम बनाइए हम आपके अकॉर्डिंग चल लें, या हम नियम बना लें आप मेरे अकॉर्डिंग चल लीजिए। 2 में से तो कोई एक बनेगा ना, कोई अगला पहिया कोई पिछला पहिया होगा। इसीलिए जैसे गाने पहले आते थे ना, या तो मैं जो अपने मन से सुनाऊँ आप लोग उसको सुन लीजिए, अच्छे से काम हो जाए, या तो फिर आप लोग अपने अपने मन से हेलो फरमाइश की तरह पूछ लीजिए, ये सुना दीजिए, मैं वो सुना दूँ। तो योजना मैं बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपके बड़े भाई की तरह हूँ, आपसे सीनियर हूँ। आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं, आपके पूर्व विभाग में था, आप कहाँ जा सकते हैं, डीएसएसबी जा सकते हैं, केबीएस जा सकते हैं, यूपीपीआरटी जा सकते हैं, फाइनली लेक्चरर ग्रेड पर आएंगे, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पर आएंगे। और अच्छी बात है कि इसमें से 3 जगह मैं ऑलरेडी रहा भी हूँ। तो आपको थोड़ा सा ना चीज़ों पे कुछ नहीं सोचना है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे हाथ जोड़कर कि थोड़ा पढ़ा करिए। हमारे पास जो टाइम आता है ना, ये मेरी 9वीं 10वीं क्लास है शायद, और हम आप लोगों का कमेंट हमेशा देखते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं। मैंने आपसे कहा आपके मन में जो प्रश्न रहा करे, वीडियो कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद वीडियो में कमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ जाकर आप कमेंट कर दिया करिए, हम आपका डाउट कर दे देंगे जवाब। आप पूछ लीजिए ऑक्सिलरी वो क्या है, मैं नीचे लिख दूंगा, लिखवा दूंगा जवाब, टीम है मैं खुद लिख दूंगा। लेकिन आप हमसे ऐसे पूछिए चलते समय, तो इसे इंटरप्शन कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, ठीक है। हाँ जब ऐप पर चलेगी तो फिर से पढ़ाऊँगा।
ठीक है। फिर से पढ़ाऊंगा राकेश। रिचा ऐप पर मिलती हैं और वाईटी यूट्यूब पर भी रहती हैं। क्वालिफिकेशन आ जाएगी अंशु। क्वालिफिकेशन ऐसा थोड़ी है कोई सी को जन्मजात आती है, सब लोग यहीं मेहनत करते हैं, यहीं प्राप्त करते हैं, और सब यहीं पाएंगे और सब यहीं खोकर चले जाएंगे। इस नश्वर दुनिया में हम आए ही हैं। एवरीथिंग इज इमटेरियल हियर, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। यू हैव टू कलेक्ट इट एंड यू हैव टू all the things spoil here. Sir, please let's continue the class. ओके प्रियांशु, मैं आपका हेल्प कर दूंगा और वैसे भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब आप लोग नो कमेंट प्लीज, लाइक और लाइव। और आप लोगों से कहा तो था अच्छा लगे कम से कम, अगर आज आप लोग 300 लोग टच कर रहे हैं, 271, तो एक एक लोग जोड़ेंगे तो कल मेरी क्लास पता है 200, 400, 700, 140, 540 लोग लाइव रहेंगे। आप लोग इतना तो नहीं करते। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वाईटी पर यहाँ आके 30 दिन की बेसिक इंग्लिश फ्री पढ़ा रहा हूँ। डीएलएड के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। मैं वो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ना कि डीएलएड में आप टॉप कर जाइए और आप वो टीचर बनिए जिसको राज्यपाल से शिक्षक श्री का अवार्ड मिले। आप पैसे जाके अपने विद्यालय में पढ़ा दीजिएगा, आप अवार्ड पाएंगे। हमारे साथ के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सर वगैरह थे, सब शिक्षक श्री अवार्ड पाए हैं। नंदन सर थे, ये सब महेश मिश्रा सर थे, सब शिक्षक श्री अवार्ड पाए हैं। आप भी इसमें पा जाएंगे, बट चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। तो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है ना, डीएलएड का आपका क्लास मैं 60 डेज ऐप पर फिर से पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ा दूंगा। वहाँ कोई डाउट ही नहीं रहेगा, बस पढ़िए आप प्लीज़, ठीक है। हाँ, पूजा में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आप समझिए। तो पर्सन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत मेन वर्ब से होती है। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ सब्जेक्ट क्या नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सब्जेक्ट ना हो। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यू हमेशा छिपा रहता है। तो मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि यू क्यों छिपा रहता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न क्या है तो आपको समझना पड़ेगा। पर्सन क्या होते हैं, तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है फर्स्ट पर्सन, एक आपका होता है सेकंड पर्सन, और एक आपका होता है थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और एक आपका होता है थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं जो स्पीकर होगा, जो बोलेगा वो फर्स्ट, और जो हियरर होगा वो है सेकंड, और वो अदर होते हैं थर्ड। बात समझिएगा। जो बोलता है, जैसे यहाँ हमारे और आपके बीच में वार्ता हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं कैसा पर्सन हुआ, फर्स्ट, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ। और जो सुनेगा यानी जिसके बारे में बात होती है वो आपका हियरर, यानी वो कौन हुआ, सेकंड। तो जो बोलता है वो फर्स्ट है, जो सुनता है वो सेकंड है, ठीक। और अदर कौन होता है, स्पीकर जिसके बारे में बात करता है। स्पीकर मतलब वक्ता है। ये कौन है, वक्ता जो बोलेगा। ये कौन है, श्रोता जो सुनेगा, वो सेकंड पर्सन है। और स्पीकर जिसके बारे में बात करता है, स्पीकर जिसके बारे में बात करता है, तो स्पीकर जिसके बारे में बात करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। अब जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए 2 वर्ड लगाऊंगा, आई और वी। आप सुन रहे हैं तो आपके लिए तुम या आप, अंग्रेजी में जिसे हम लिखेंगे यू। अब जैसे मैंने आपसे कहा ही के बारे में, मैंने आपसे कहा सी के बारे में, मैंने आपसे कहा दे के बारे में, मैंने आपसे कहा इट के बारे में,
तो जिसके बारे में बात होती है वह वे यह, तो ही सी दे इट थर्ड पर्सन और यू सेकंड पर्सन और आई और वी फर्स्ट पर्सन है। ठीक, तब होता क्या है, जैसे मैंने कहा बाहर जाओ, तो कौन बाहर जाएगा, बाहर कौन जाएगा, जिससे मैं कहूँगा वही तो बाहर जाएगा ना। जैसे हमने कहा भाई साहब मेरी मदद कर दो, तो कौन मेरी मदद करेगा, जिससे मैं कहूँगा। हमने कहा भैया इसे कर दो प्लीज़, डू इट प्लीज़, तो कौन करेगा, जिससे कहूँगा। जैसे हमने कहा समय अपना ख़राब मत करो, कौन ना करे, जिससे मैं कहूँगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब में जो हैं यहाँ कौन इसे करे, यू। ठीक, कौन बाहर जाए, यू। कौन मेरी मदद करे, यू। कौन खुद में विश्वास करे, यू। तो यही कारण है जितने भी इम्पेरेटिव होते हैं यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यू छिपा रहता है, क्योंकि सुनने का काम सेकंड पर्सन करता है और सेकंड पर्सन के रूप में हमेशा यू होता है। यही कारण है कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यू छिपा रहता है। ठीक, चलिए अगली बात हम करते हैं अब आपसे एक स्टेप आगे। इसका निगेटिव, इसका मतलब वर्ब से प्रारंभ होने वाले मैं वाक्यों की बात कर रहा हूँ। इसका निगेटिव दो तरह से बनाया जाता है। इसका निगेटिव दो तरह से बनाया जाता है। एक किससे है चाहे आप डू नॉट लिखिए और चाहे आप डोंट लिख दीजिए, एक ही बात है। डू नॉट के द्वारा बाई यूजिंग डू नॉट, और दूसरा क्या है बाई यूजिंग नेबर, देखें नेबर के द्वारा। तो इसका निगेटिव डू नॉट या नेबर के द्वारा। अब आपके मन में एक बात आएगी कि आखिर डू नॉट और नेबर में अंतर क्या है। तो वही बात जो मैंने आपको असर्टिव स्टेटमेंट में बताया था वही बात यहाँ पर भी बताना है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इस बात का है डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग सभी भाव में किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग सभी भाव में, सभी भाव मतलब समझ रहे हैं, सलाह, सुझाव, आदेश, निवेदन, सब जगह जब आपकी इच्छा हो तब लगाइए। यानी डू नॉट का प्रयोग सभी भाव में किया जाता है, जबकि जबकि नेबर का प्रयोग, जबकि नेबर का प्रयोग केवल यूनिवर्सल सजेशन, यूनिवर्सल सजेशन के भाव में किया जाता है। ठीक, डू नॉट का प्रयोग सभी भाव में करते हैं, इससे सलाह, सुझाव, आदेश सब आता है। लेकिन नेबर का प्रयोग केवल यूनिवर्सल सजेशन, मतलब कोई ऐसा सजेशन दीजिए जो यूनिवर्सल हो, जो सार्वभौमिक हो, ऐसे भाव में आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। जैसे मैं कहूँ डोंट
वेस्ट द टाइम, समय खराब मत करो। जैसे आप कहिए डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो प्लीज़। तो डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ये क्या है? ऑर्डर है। ठीक। डोंट वेस्ट द टाइम क्या है? सजेशन है, एडवाइस है, आप सुझाव दे रहे हैं। अब डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़, मुझे डिस्टर्ब ना करो प्लीज़, तो किसी से इतना प्यार से बोल देंगे तो भी कह रहे ठीक है भाई नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ठीक। तो ये क्या हुआ? रिक्वेस्ट हुआ। तो आप सारे सेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहीं पर ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब मैं आपसे कहूँ नेबर लाफ, कभी मत हंसो, तो सामने वाले कहेगा भैया काहे ना हंसे कभी? अरे आपको डांटना है तो अभी मत हंसो, क्लास चल रही है। अब कोई बच्चा क्लास में हंस रहा है, मैं टीचर के रूप में हूँ, तो बोलूँगा हे लड़के नेबर लाफ, ऐसा नहीं बोलूँगा, बोलूँगा हेलो मिस्टर ABCD डोंट लाफ। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना। अब नेबर लाफ आप कह देंगे भैया कभी मत हंसो, गलत बात है। आपको डांटना है तो डांट दीजिए आप, डोंट का प्रयोग करके आप बोल दीजिए ना डोंट लाफ, ये ठीक है, बट नेबर आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर यहीं पर अभी ऐसे वाक्य बोलना हो नेबर लाफ, नेबर लाफ एट द पुअर, कभी भी गरीबों का उपहास मत उड़ाओ। तो कभी मत उड़ाओ गरीबों का उपहास, सही बात है भाई, गरीबों पर कभी मत हंसो। अब कोई गरीब है तो हंसी थोड़ी हा, गरीब देखो इन सब पे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सजेशन है, और जब यूनिवर्सल सजेशन है तो ठीक है, नेबर लाफ आप ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मैं ये बोलूं नेबर वेस्ट द टाइम, समय को कभी वेस्ट मत करो। अगर समय आपको वेस्ट किया ना तो फिर आप भी वेस्ट हो जाएंगे। समय को वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करिए, निवेश करिए। अच्छा अब ये नेबर है, अब यहाँ आप चाहें तो डू नॉट भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन हाँ नेबर और डू नॉट दोनों आए तो पहली प्राथमिकता नेबर को देंगे। जहाँ नेबर आता है वहाँ डू नॉट आ सकता है, क्योंकि नेबर में डू नॉट है लेकिन डू नॉट में नेबर नहीं है। अब जैसे हमने कहा डोंट गो आउट, तो यहाँ नेबर नहीं आ सकता। जहाँ भी नेबर है वहाँ डू नॉट आ सकता है, क्योंकि क्योंकि जो डू नॉट है ना वो राम रहीम सब में आता है ना, राम रहीम सब में आता है। ठीक, इतनी बात समझ गए? गुड, ठीक है, आप सब लोग इतनी बात समझ गए, ये अच्छी बात है। चलिए, और इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। लेट से प्रारंभ होने वाले, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ठीक, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कल मैं आपको टैकल कर दूंगा। इसी के बाद कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।